हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। मैं अजीत प्रताप यादव आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भ्रष्टाचार विरोधी प्रबंधन प्रणाली एबीएमएस एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस करूंगा। तो ये इसको मैं क्या 100 प्रश्नोत्तरी के माध्यम से डिस्कस करूंगा। ये 100 प्रश्नोत्तरी को क्या पढ़ने के बाद आप लोग भ्रष्टाचार विरोधी प्रबंधन प्रणाली में मास्टर हो जाएंगे। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। एबीएमएस क्या है? पहला इसमें भ्रष्टाचार विरोधी प्रबंधन प्रणाली क्या है? जो क्या है, कोई ब्राइबरी लेता है, घूसखोरी के लिए होता है। कोई घूसखोरी को कैसे कम किया जाए उसके लिए होता है। तो इसको हम 5 भाग में डिस्कस करेंगे। पहले मूल बातें और परिचय। प्रश्न संख्या 1 से 20 तक करें। तो पहला पहला प्रश्न संख्या 1 है, एबीएमएस का पूरा नाम क्या है? एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम। एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम या भ्रष्टाचार विरोधी प्रबंधन प्रणाली कहते हैं। एबीएमएस का पूरा नाम क्या है? एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम। एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम या भ्रष्टाचार विरोधी प्रबंधन प्रणाली। प्रश्न संख्या आईएसओ 37001 क्या है? यह भ्रष्टाचार विरोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक है। यह संगठनों और रिश्वतखोरी को रोकने, पहचानने और उससे निपटने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 2 आईएसओ 37001 क्या है? यह भ्रष्टाचार विरोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक है। यह संगठन को रिश्वतखोरी के लिए और यह संगठनों को रिश्वतखोरी को रोकने, पहचानने और उससे निपटने के लिए ढांचा प्रदान करता है। प्रश्न संख्या रिश्वत बाइबरी किसे कहते हैं? किसी लाभ, अनुचित लाभ को प्राप्त करने या बनाए रखने के इरादे से किसी व्यक्ति को गलत तरीके से प्रभावित करने के लक्ष्य से उससे कुछ मूल्यवान देना, पेशकश करना, देने का वादा करना या देने का अनुरोध स्वीकार करना। प्रश्न संख्या 3 रिश्वत ब्राइबरी किसे कहते हैं? किसी लाभ, अनुचित लाभ को प्राप्त करने या बनाए रखने के लिए इरादे से किसी व्यक्ति को गलत तरीके से प्रभावित करने के लक्ष्य से उसे कुछ मूल्यवान देना, पेशकश करना, देने का वादा करना या देने के अनुरोध को स्वीकार करना। प्रश्न संख्या 4 अनुचित लाभ से क्या अभिप्राय? कोई भी वित्तीय या गैर वित्तीय लाभ जो किसी व्यक्ति को उसकी आधिकारिक भूमिका के कर्तव्यों के विपरीत कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। प्रश्न संख्या 4 अनुचित लाभ से क्या अभिप्राय है? कोई भी वित्तीय या गैर वित्तीय लाभ जो किसी व्यक्ति को उसकी आधिकारिक भूमिका के कर्तव्यों के विपरीत कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। प्रश्न संख्या 5 आईएसओ 37001 का मुख्य उद्देश्य क्या है? संगठन में रिश्वतखोरी के जोखिम को कम करना और यह प्रदर्शित करना कि संगठन रिश्वत रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त उचित प्रतिक्रियाएं प्रतिक्रियाएं अपना रहा है। प्रश्न संख्या 6 क्या आईएसओ 37001 प्रमाणन संगठन को कानूनी दायित्व से मुक्त कर देता है? नहीं, यह एक सुरक्षित बंदरगाह ड्यू डिलिजेंस डिफेंस प्रदान करता है, लेकिन यह कानूनी कार्रवाई से पूर्ण सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है। आईएसओ क्या आईएसओ 37001 प्रमाणन संगठन को कानूनी दायित्व से मुक्त कर देता है? नहीं, यह एक सुरक्षित बंदरगाह ड्यू डिलिजेंस डिफेंस प्रदान करता है, लेकिन यह कानूनी कार्रवाई से पूर्ण सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। प्रश्न संख्या 7 भ्रष्टाचार विरोधी नीति क्या है? शीर्ष प्रबंधन द्वारा जारी एक औपचारिक वक्तव्य जो संगठन की रिश्वतखोरी के प्रति शून्य सहनशीलता, जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 7 भ्रष्टाचार विरोधी नीति क्या है? शीर्ष प्रबंधन द्वारा जारी एक औपचारिक वक्तव्य जो संगठन की रिश्वतखोरी के प्रति शून्य सहनशीलता, जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एबीएमएस लागू करने के लिए प्रमुख लाभ क्या है? प्रतिष्ठा की रक्षा, कानूनी जोखिम करना, व्यापार के अवसर बढ़ाना, निवेशकों का विश्वास बढ़ाना और नैतिक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना। एबीएमएस लागू करने के प्रमुख लाभ क्या हैं? प्रतिष्ठा की रक्षा करना, कानूनी जोखिम कम करना, व्यापार के अवसर बढ़ाना, निवेशकों को का विश्वास बढ़ाना और नैतिक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना। रिश्वतखोरी के मुख्य प्रकार कौन से हैं? प्रश्न संख्या 9 रिश्वतखोरी के मुख्य प्रकार कौन से? सीधी रिश्वतखोरी, घूस, किकबैक्स, फैसिलिटेशन पेमेंट, सुविधा शुल्क, प्रभाव खरीदता और अप्रत्यक्ष रिश्वतखोरी। फैसिलिटेशन पेमेंट क्या है? कोई रकम जो किसी सरकारी अधिकारी को उसके सामान्य कर्तव्य जैसे लाइसेंस जारी करना, फाइल आगे बढ़ाना को तेजी से करने के लिए दी जाती है। आईएसओ
37,001 इसी भी रिश्वत मानता है और इस पर रोक लगाता है। फैसिलिटेशन पेमेंट क्या है? छोटी रकम जो किसी सरकारी अधिकारी को उसके सामान्य कर्तव्य जैसे लाइसेंस जारी करना, फाइल आगे बढ़ाना को तेजी से करने के लिए दी जाती है। आईएसओ 37,001 इसे भी रिश्वत मानता है और इस पर रोक लगाता है। प्रश्न संख्या 11, संगठन का संदर्भ, कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या महत्वपूर्ण? कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का संदर्भ, आंतरिक और बाहरी कारकों जैसे उद्योग, भौगोलिक स्थान, कानून को समझने से रिश्वत के जोखिमों को बेहतर पहचान करने में मदद मिलती है। संगठन, कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्यों महत्वपूर्ण? आंतरिक और बाहरी कारकों जैसे उद्योग, भौगोलिक स्थान, कानून को समझने से रिश्वत के जोखिमों को बेहतर पहचान करने में मदद मिलती है। इच्छुक पक्ष, इंटरेस्टेड पार्टी कौन से होते हैं? शेयर धारक, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, कर्मचारी, नियामक निकाय जैसे सीबीआई, लोकपाल और स्थानीय समुदाय। प्रश्न संख्या 13, शीर्ष प्रबंधन को एबीएमएस एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या भूमिका है? नेतृत्व और प्रतिबद्धता दिखाना, नीति स्थापित करना, जिम्मेदारियां सौंपना, संसाधन का उपलब्ध कराना और प्रबंधन समीक्षा का आयोजन करना। शीर्ष प्रबंधन की एबीएमएस में क्या भूमिका? नेतृत्व और प्रतिबद्धता को दिखाना, नीति स्थापित करना, जिम्मेदारियां सौंपना, संसाधन उपलब्ध कराना और प्रबंधन समीक्षा का आयोजन करना। प्रश्न संख्या 14, भ्रष्टाचार विरोधी सीमित एंटी ब्राइबरी कमेटी क्यों बनाई जाती है? एबीएमएस के कार्यान्वयन, निगरानी और सुधार को देखरेख करने के लिए आमतौर पर विशिष्ट प्रबंधकों से मिलकर। प्रश्न संख्या 15, एक संगठन के भ्रष्टाचार विरोधी उद्देश्य कैसे होने चाहिए? बेसिस, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड होने, स्मार्ट होने चाहिए। एक संगठन के भ्रष्टाचार विरोधी उद्देश्य कैसे होने चाहिए? विशिष्ट, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल, मापने योग्य होना चाहिए, प्राप्त करने योग्य, अचीवेबल होना चाहिए, प्रासंगिक, रिलेवेंट, प्रासंगिक और समयबद्ध, टाइम बाउंड होना चाहिए, मतलब स्मार्ट गोल होना चाहिए। एक प्रश्न संख्या 16, एबीएमएस में योजना बनाने, प्लानिंग का क्या महत्व है? प्रश्न के रिश्वत के जोखिमों और अवसरों को पहचानने तथा उनसे निपटने के लिए कार्रवाई योजना बनाना। प्रश्न संख्या 17, जोखिम आधारित सोच, रिस्क बेस्ड थिंकिंग क्या है? संगठन पर रिश्वत के जोखिमों का आकलन करना और उन जोखिमों के आधार पर नियंत्रणों को लागू करना। जोखिम आधारित सोच, रिस्क बेस्ड थिंकिंग क्या है? संगठन पर रिश्वत के जोखिमों का आकलन करना और उन जोखिमों के आधार पर नियंत्रणों को लागू करना। प्रश्न संख्या 18, संसाधन प्रबंधन में क्या शामिल है? उत्तर, पर्याप्त वित्तीय संसाधन, प्रशिक्षित मानव संसाधन और आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना। प्रश्न संख्या 19, योग्यता, कॉम्पिटेंस से क्या अभिप्राय? शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुभव के आधार पर वे गुण जो किसी व्यक्ति को रिश्वतखोरी के जोखिमों को पहचानने और उनसे निपटने में सक्षम बनाते हैं। प्रश्न संख्या 19, योग्यता, कॉम्पिटेंस से क्या शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुभव के आधार पर वे गुण जो किसी व्यक्ति को रिश्वतखोरी के जोखिमों को पहचानने और उनसे निपटने में सक्षम बनाते हैं। जागरूकता, अवेयरनेस कैसे फैलाई जाती है? प्रशिक्षण सत्र, वर्कशॉप, इंटरनल कम्युनिकेशन और नीति को सभी कर्मचारियों तक पहुंचाने के माध्यम से। जागरूकता, अवेयरनेस कैसे फैलाई जाती है? प्रशिक्षण सत्र, वर्कशॉप, इंटरनल कम्युनिकेशन और नीति को सभी कर्मचारियों को तक पहुंचाने के माध्यम से। भाग 2 में हम पहुंच गए। भाग 2 में 21 से 50 तक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। रिश्वतखोरी का जोखिम आकलन, ब्राइबरी रिस्क असेसमेंट क्या है? संगठन पर रिश्वतखोरी के संभावित जोखिमों को पहचान, विश्लेषण और मूल्यांकन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को रिश्वतखोरी जोखिम का आकलन कहते हैं। रिश्वतखोरी जोखिम आकलन, ब्राइबरी रिस्क असेसमेंट क्या है? संगठन पर रिश्वतखोरी के संभावित जोखिमों को पहचान, विश्लेषण, मूल्यांकन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया। प्रश्न संख्या 22, जोखिम आकलन कितनी बार किया जाना चाहिए? नियमित रूप से, जैसे सालाना, और जब कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जैसे नया बाजार, नया उत्पाद, नया कानून। जोखिम आकलन कितनी बार किया जाना चाहिए? नियमित रूप से, जैसे सालाना, और जब कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जैसे नया बाजार, नया उत्पाद, नए कानून।
प्रश्न संख्या 23 उच्च जोखिम वाली गतिविधियों के उदाहरण दीजिए। राजनीतिक और दान संबंधी योगदान, लॉबिंग, उपहार और आतिथ्य, आपूर्तिकर्ता चयन और विलय अधिकरण M x A। प्रश्न संख्या 24 परियोजना आधारित जोखिम आकलन क्या है? किसी विशिष्ट परियोजना जैसे बड़ा टेंडर, निर्माण परियोजना से जुड़े रिश्वतखोरी जोखिमों का आकलन। प्रश्न संख्या 24 परियोजना आधारित जोखिम आकलन क्या है? किसी विशिष्ट परियोजना जैसे बड़ा टेंडर, निर्माण परियोजना से जुड़े रिश्वतखोरी जोखिमों का आकलन। प्रश्न संख्या 25 व्यापारी सहयोगी बिजनेस एसोसिएट कौन होते हैं? वे तीसरे पर जिनके साथ संगठन का व्यापारिक संबंध हो, जैसे एजेंट, सलाहकार, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और संयुक्त उद्यम भागीदार। प्रश्न संख्या 25 व्यापारिक सहयोगी बिजनेस एसोसिएट कौन होते हैं? उत्तर वे तीसरे पर जिनके साथ संगठन का व्यापारिक संबंध हो, जैसे एजेंट, सलाहकार, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और संयुक्त उद्यम का भागीदार। प्रश्न संख्या 26 व्यापारिक सहयोगियों पर उचित जांच ड्यू डिलिजेंस क्यों जरूरी है? प्रश्न संख्या 26 व्यापारिक सहयोगियों पर ड्यू डिलिजेंस क्यों जरूरी है? यह सत्यापित करने के लिए कि वे विश्वसनीय हैं और उनमें रिश्वतखोरी की जोखिम नहीं है, क्योंकि उनके कार्यों का दायित्व संगठन पर हो सकता है। प्रश्न संख्या 27 उचित जांच की प्रक्रिया में क्या शामिल है? पृष्ठभूमि की जांच, वित्तीय स्थिति की समीक्षा, मालिकाना हक का पता लगाना और भ्रष्टाचार संबंधी इतिहास की जांच करना। प्रश्न संख्या 27 उचित जांच की प्रक्रिया में क्या शामिल है? इसका उत्तर है पृष्ठभूमि की जांच, वित्तीय स्थिति की समीक्षा, मालिकाना हक का पता लगाना, भ्रष्टाचार संबंधी इतिहास की जांच करना। प्रश्न संख्या 28 उपहार, आतिथ्य और खर्च, गिफ्ट, हॉस्पिटैलिटी एंड एक्सपेंसेस का प्रबंधन कैसे करें? एक स्पष्ट नीति बनाकर जिसमें मूल्य सीमा, अनुमति प्रक्रिया और रिकॉर्ड रखरखाव का प्रावधान हो। प्रश्न संख्या 28 उपहार, आतिथ्य और खर्च, गिफ्ट, हॉस्पिटैलिटी एंड एक्सपेंसेस का प्रबंधन कैसे करें? एक स्पष्ट नीति बनाकर जिसमें मूल्य सीमा, अनुमति प्रक्रिया और रिकॉर्ड रखरखाव का प्रभाव। प्रश्न संख्या 29 दान और प्रायोजन, डोनेशन एंड स्पॉन्सरशिप में क्या सावधानी बरतें? केवल वैध और पारदर्शी संस्थाओं को दान दें, राजनीतिक दलों को दान पर विशेष नियंत्रण रखें और सभी दानों का रिकॉर्ड करें। प्रश्न संख्या 29 दान और प्रायोजन, डोनेशन और स्पॉन्सरशिप में क्या सावधानी बरतें? केवल वैध और पारदर्शी संस्थानों को दान दें, राजनीतिक दलों को दान पर विशेष नियंत्रण रखें और सभी दानों को रिकॉर्ड रखें। प्रश्न संख्या 30 राजनीतिक योगदान, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन पर क्या नियंत्रण होना चाहिए? आमतौर पर कॉर्पोरेट फंड से सीधे राजनीतिक दलों को दान पर पूर्ण प्रतिबंध या बहुत सख्त नियंत्रण और पारदर्शिता होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 30 राजनीतिक योगदान, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन पर क्या नियंत्रण होना चाहिए? आमतौर पर कॉर्पोरेट फंड से सीधे राजनीतिक दलों को दान पर कोई प्रतिबंध या बहुत संख्या नियंत्रण और पारदर्शिता होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 30 लॉबिंग गतिविधियों का प्रबंधन कैसे करें? केवल पंजीकृत और वैध लॉबिस्टों का उपयोग करना और उनकी गतिविधियों पर नजर रखना। प्रश्न संख्या 31 लॉबिंग गतिविधियां का प्रबंधन कैसे करें? केवल पंजीकृत और वैध लॉबिस्टों का उपयोग करना और उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण। संगठन के वित्तीय नियंत्रण कैसे रिश्वत रोकने में मदद करते हैं? अनधिकृत भुगतानों को रोकने के लिए अधिकृत कर के रिकॉर्ड रखने और सत्यापन को उचित प्रक्रियाओं के माध्यम से। प्रश्न संख्या 33 गैर नकद लेन देन, नॉन कैश ट्रांजेक्शन का प्रबंधन क्यों जरूरी है? क्योंकि रिश्वत शेयर, संपत्ति, नौकरी या सेवाओं के रूप में भी दी जा सकती है। गैर नकद लेन, नॉन कैश ट्रांजेक्शन का प्रबंधन क्यों जरूरी है? क्योंकि रिश्वत शेयर, संपत्ति, नौकरी या सेवाओं के रूप में दी जा सकती है। प्रश्न संख्या 30 मालिकाना हक, बेनिफिशियल ओनरशिप की पहचान क्यों महत्वपूर्ण है? यह पता लगाने के लिए किसी कंपनी का वास्तविक स्वामी कौन है, ताकि शेल कंपनियों के माध्यम से रिश्वत लेना रोका जा सके। प्रश्न संख्या 34 मालिकाना हक, बेनिफिशियल ओनरशिप की क्यों महत्वपूर्ण है? इसका आंसर यह पता लगाने के लिए किसी भी कंपनी का वास्तविक स्वामी कौन है, ताकि शेल कंपनियों के माध्यम से रिश्वत रोका जा सके। आंतरिक और बाहरी संचार, कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है? आंतरिक संचार से कर्मचारी को जागरूक किया जाता है और बाहरी संचार जैसे आपूर्तिकर्ताओं से अपेक्षाएं स्पष्ट होती हैं। प्रश्न संख्या 36
प्रलेखन डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड रखरखाव क्यों महत्वपूर्ण है? कार्यवाही के सबूत के रूप में ऑडिट के लिए और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए। संचालन ओपनिंग प्लानिंग क्या है? ऑपरेशनल प्लानिंग क्या है? रिश्वतखोरी जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए प्रक्रियाओं और नियंत्रणों को लागू करने और नियंत्रित करने की योजना। प्रश्न संख्या 30 है, रिश्वतखोरी जोखिमों के प्रबंधन के लिए नियंत्रणों के उदाहरण दीजिए। उचित जांच, वित्तीय नियंत्रण नीतियां, प्रशिक्षण और आंतरिक रिपोर्टिंग तंत्र। प्रश्न संख्या 39, आपातकालीन स्थिति इमरजेंसी में रिश्वत का जोखिम क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि सामान्य नियंत्रण और अनुमति प्रक्रिया तेजी से काम नहीं करती, जिससे अनियमित भुगतान को जोखिम बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 39, आपातकालीन स्थिति इमरजेंसी में रिश्वत का जोखिम क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि सामान्य नियंत्रण और अनुमति प्रक्रियाएं तेजी से काम नहीं कर पाती, जिससे नियमित भुगतान का जोखिम बढ़ जाता है। प्रतिशोधन रिटेलाइजेशन से सुरक्षा क्यों जरूरी है? ताकि कर्मचारी बिना किसी डर के रिश्वतखोरी की घटनाओं की रिपोर्ट कर सके। रिटेलाइजेशन से सुरक्षा क्यों जरूरी है? ताकि कर्मचारी बिना किसी डर के रिश्वतखोरी की घटनाओं का रिपोर्ट कर सके। मैनेज ऑर्गेनाइजेशन से क्या तात्पर्य है? वह संगठन जिस पर आपका नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव हो, जैसे सहायक कंपनी, उसके लिए भी एबीएमएस लागू करना आवश्यक। आउटसोर्सिंग किए गए कार्यों, आउटसोर्स प्रोसेस का प्रबंधन कैसे करें? उन्हें भी एबीएमएस के दायरे में शामिल करें और उन पर उचित जांच तथा नियंत्रण लागू करें। भ्रष्टाचारी विरोध प्रतिबंधन, एंटी ब्राइबरी कमिटमेंट का प्रभाव क्या है? कर्मचारियों और व्यापारिक सहयोगियों से भ्रष्टाचार विरोधी नीति के अनुपालन पर हस्ताक्षर करवाना। भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिबद्धता, एंटी ब्राइबरी कमिटमेंट का प्रभाव क्या है? कर्मचारियों और व्यापारियों सहयोगियों से भ्रष्टाचार विरोधी नीति के अनुपालन पर हस्ताक्षर करवा। प्रश्न संख्या 40, रिश्वतखोरी जोखिम आकलन में संभावना, लाइक्लीहुड और प्रभाव, इम्पैक्ट का क्या अर्थ है? संभावना यह है कि रिश्वत की घटना होगी या नहीं, और प्रभाव यह है कि अगर ऐसा होता है तो संगठन पर इसका कितना नकारात्मक असर पड़ेगा। प्रश्न संख्या 44, रिश्वतखोरी जोखिम आकलन की संभावना, लाइक्लीहुड और प्रभाव। संभावना यह है कि रिश्वत की घटना होगी या नहीं, और प्रभाव यह है कि अगर ऐसा होता है तो संगठन पर कितना नकारात्मक असर पड़ेगा। प्रश्न संख्या 45, जोखिम आकलन में देश विशिष्ट जोखिम को क्यों देखा जाता है? ताकि कुछ देश भ्रष्टाचार सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में नीचे हैं और वहां रिश्वत का जोखिम संभावित रूप से अधिक होता है। परियोजना के लिए जोखिम का आकलन कब करना चाहिए? परियोजना शुरू होने से पहले और परियोजना के दौरान नियमित अंतराल पर। प्रश्न संख्या 47, एक मजबूत भुगतान प्राधिकरण, पेमेंट अथॉराइजेशन प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए? इसमें एक स्तरीय अनुमोदन, भुगतान का स्पष्ट उद्देश्य और उचित दस्तावेजी सबूत शामिल होना चाहिए। एक मजबूत आकलन प्राधिकरण, पेमेंट अथॉराइजेशन प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए? इसमें कई स्तरीय अनुमोदन, भुगतान का स्पष्ट उद्देश्य और उचित दस्तावेजी सबूत शामिल होना चाहिए। प्रश्न संख्या 48, किकबैक क्या है? एक गुप्त कमीशन जो एक आपूर्तिकर्ता किसी खरीद अधिकारी को अनुबंध प्रदान करने के बदले में देता है। किकबैक क्या है? एक गुप्त कमीशन जो एक आपूर्तिकर्ता किसी खरीद अधिकारी को अनुबंध प्रदान करने के बदले में देता है। अप्रत्यक्ष रिश्वत, इनडायरेक्ट ब्राइबरी क्या है? रिश्वत किसी तीसरे पक्ष जैसे अधिकारी के परिवार के सदस्य या मित्र के माध्यम से देना इनडायरेक्ट ब्राइबरी कहलाता है। अप्रत्यक्ष रिश्वत को इनडायरेक्ट ब्राइबरी क्या है? रिश्वत किसी तीसरे पक्ष जैसे अधिकारी के परिवार के सदस्य या मित्र के माध्यम से देना। प्रश्न संख्या 50, संघर्ष की स्थिति, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ऐसी स्थिति जहां किसी कर्मचारी का निजी हित उसके पेशेवर कर्तव्यों के साथ टकराव में हो, उसे रिश्वत का जोखिम पैदा हो सकता है। संघर्ष किसी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ऐसी स्थिति जहां किसी कर्मचारी का निजी हित उसके पेशेवर कर्तव्यों के साथ टकराव में हो, इसे रिश्वत का जोखिम पैदा हो सकता है। मूल्यांकन और सुधार में प्रश्न संख्या 51 से 38, निगरानी मॉनिटरिंग का क्या अर्थ है? एबीएमएस प्रक्रियाओं और नियंत्रणों को नियमित जांच करना कि वे योजना के अनुसार काम कर रहे हैं कि नहीं। प्रश्न संख्या 3, मूल्यांकन और सुधार। प्रश्न संख्या 51 से 3,
निगरानी मॉनिटरिंग का क्या अर्थ है? एबीएमएस प्रक्रियाओं और नियंत्रणों की नियमित जांच करना कि क्या वे योजना के अनुसार काम कर रहे हैं कि नहीं। प्रश्न संख्या 52 मापन मेजरमेंट क्यों आवश्यक है? एबीएमएस की प्रभावशीलता को मापने योग्य डाटा जैसे प्रशिक्षण के आंकड़े रिपोर्ट की गई घटनाएं के माध्यम से मूल्यांकन करने के लिए। प्रश्न संख्या 50 आंतरिक ऑडिट इंटरनल ऑडिट क्या? संगठन द्वारा स्वयं अपने एबीएमएस को नियंत्रण स्वतंत्र और उद्देश्य जांच करना। प्रश्न संख्या 54 आंतरिक ऑडिट के उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करना कि एबीएमएस मानक और संगठन की अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप है और सुधार के अवसर ढूंढना। आंतरिक ऑडिट के उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करना कि एबीएमएस मानक और संगठन की अपनी आवश्यकताओं के अनुसार है और सुधार के अवसर ढूंढना। प्रश्न संख्या 55 ऑडिटर में कौन से गुण होने चाहिए? निष्पक्षता, इंटीग्रिटी, गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑनेस्टी और ये बीएमएस का ज्ञान होना चाहिए। ऑडिटर में कौन से गुण हो जाने? निष्पक्षता, गोपनीयता, ईमानदारी और एबीएमएस का ज्ञान होना चाहिए। प्रश्न संख्या 56 प्रबंधन समीक्षा मैनेजमेंट रिव्यू क्या है? शीर्ष प्रबंधन द्वारा एबीएमएस की निरंतर उपयोगिता, पर्याप्तता और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए आयोजित बैठक। मैनेजमेंट रिव्यू क्या है? शीर्ष प्रबंधन द्वारा एबीएमएस की निरंतर उपयोगिता, पर्याप्तता और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए आयोजित बैठक। प्रबंधन समीक्षा के इनपुट क्या हो सकते हैं? ऑडिट रिपोर्ट, जोखिम आकलन, घटनाओं की स्थिति, परीक्षण स्टेट और हितधारक प्रतिक्रिया। प्रश्न संख्या 57 प्रबंधन समीक्षा के इनपुट क्या हो सकते हैं? ऑडिट रिपोर्ट, जोखिम आकलन, घटनाओं की स्थिति, प्रशिक्षण स्टेटस और हितधारक प्रतिक्रिया। प्रश्न संख्या 50 प्रबंधन समीक्षा के आउटपुट क्या होने चाहिए? एबीएमएस में सुधार के लिए निर्णय संसाधनों में परिवर्तन और रणनीतिक समायोजन। प्रश्न संख्या 59 गैर अनुरूपता नॉन कॉन्फर्मिटी क्या है? किसी निर्दिष्ट आवश्यकता, मानक या संगठन की अपनी नीति का पालन न होना। प्रश्न संख्या 60 गैर अनुरूपता के प्रकार बताएं। प्रमुख गैर अनुरूपता पूरे सिस्टम की विफलता पर और लघु गैर अनुरूपता छोटी मोटी कमियां। प्रश्न संख्या 61 सुधारात्मक कार्रवाई करेक्टिव एक्शन क्या है? किसी गैर अनुरूपता के मूल कारण रूट कॉज को दूर करने और उसके पुनः होने को रोकने के लिए दी गई कार्यवाही को सुधारात्मक एक्शन कहते हैं। प्रश्न संख्या 61 सुधारात्मक कार्रवाई करेक्टिव एक्शन क्या है? किसी गैर अनुरूपता के मूल कारण रूट कॉज को दूर करने और उनके पुनः होने को रोकने के लिए की गई कार्यवाही। प्रश्न संख्या 62 मूल कारक विश्लेषण रूट कॉज एनालिसिस के तरीके कौन से? 5 वाई तकनीक, विश्वोवन डायग्राम और विफलता मोड पर प्रभावित विश्लेषण EFMEA। प्रश्न संख्या 63 निरंतर सुधार कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट क्या है? एबीएमएस एंटी बाइबरी मैनेजमेंट सिस्टम को प्रभावशीलता को लगातार बेहतर बनाने की चल रही प्रक्रिया को निरंतर सुधार कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट कहा जाता है। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट क्या है? निरंतर सुधार क्या है? एबीएमएस एंटी बाइबरी मैनेजमेंट सिस्टम की प्रभावशीलता को लगातार बेहतर बनाने की चल रही प्रक्रिया को निरंतर कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 64 निरंतर सुधार कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ऑडिट, सुधारात्मक कार्रवाई, डेटा विश्लेषण और प्रबंधन समीक्षा के माध्यम से। प्रश्न संख्या 64 निरंतर सुधार कैसे प्राप्त किया जाता है? ऑडिट, सुधारात्मक कार्रवाई, डेटा विश्लेषण और प्रबंधन समीक्षा के माध्यम से। प्रश्न संख्या 65 घटना प्रबंधन इंसिडेंट मैनेजमेंट क्या है? रिश्वतखोरी की संदिग्ध या वास्तविक घटनाओं की रिपोर्ट करने, जांच करने और उन पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया को इंसिडेंटल मैनेजमेंट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 66 जांच इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? निष्पक्ष, गोपनीय, त्वरित और कानूनी रूप से मजबूत। जांच इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? निष्पक्ष, गोपनीय, त्वरित और कानूनी रूप से मजबूत। प्रश्न संख्या 67 अनुशासन प्रक्रिया डिसिप्लिनरी प्रोसेस क्यों जरूरी है? यह स्पष्ट करने के लिए कि नीति उल्लंघन और गंभीर परिणाम होंगे जिसके निवारक प्रभाव पड़ता है। कानूनी लीगल अथॉरिटी से संपर्क कब करना चाहिए? कानूनी प्राधिकरण लीगल अथॉरिटी से संपर्क कब करना चाहिए? जब रिश्वतखोरी की कोई घटना सामने आए,
तो आवश्यकता पड़ने पर कानूनी सलाह लेनी चाहिए और उचित अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। प्रश्न संख्या 68, लीगल अथॉरिटी से संपर्क कब करना चाहिए? जब रिश्वतखोरी की कोई घटना सामने आए तो आवश्यकता पड़ने पर कानूनी सलाह लेनी चाहिए और उचित अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। प्रश्न संख्या 69, प्रमाणन ऑडिट सर्टिफिकेशन ऑडिट के चरण कौन कौन से हैं? स्टेज 1 दस्तावेज समीक्षा, दूसरा स्टेज 2 कार्यान्वयन सत्यापन ऑडिट। प्रश्न संख्या 70, प्रमाणन की वैधता अवधि क्या है? आमतौर पर 3 वर्ष, जिसके दौरान वार्षिक निगरानी ऑडिट होती है। प्रश्न संख्या 71, पुनः प्रमाणीकरण डी सर्टिफिकेशन ऑडिट कब होता है? 3 साल के बाद अगले चक्र के लिए। प्रश्न संख्या 70, एबीएमएस की प्रभावशीलता का सबसे बड़ा संकेतक क्या है? रिश्वतखोरी की घटनाओं में कमी, शिकायतों का प्रभावी निपटान और मजबूत नैतिक संस्कृति का विकास। प्रश्न संख्या 72, एबीएमएस की प्रभावशीलता का सबसे बड़ा संकेतक क्या है? रिश्वतखोरी की घटनाओं में कमी, शिकायतों का प्रभावी निपटान और एक मजबूत नैतिक संस्कृति का विकास। प्रश्न संख्या 70, पीडीसी साइकिल क्या है? प्लान, योजना बनाना, डू करना, चेक जांच करना, एक्ट कार्रवाई करना। यह आईएसओ 37001 की मूल संरचना है। प्रश्न संख्या 74, एक शिकायत तंत्र ग्रीवेंस मैकेनिज्म क्यों महत्वपूर्ण है? आंतरिक और बाहरी हितधारकों को रिश्वतखोरी की शिकायतें दर्ज कराने के लिए एक सुरक्षित और गोपनीय चैनल प्रदान करना। शिकायत ग्रीवेंस मैकेनिज्म क्यों महत्वपूर्ण है? आंतरिक और बाहरी हितधारकों को रिश्वतखोरी की शिकायतें दर्ज कराने के लिए एक सुरक्षित और गोपनीय चैनल प्राप्त करना। प्रश्न संख्या 75, गुमनाम रिपोर्टिंग को कैसे प्रोत्साहित करें? एक गोपनीय हेल्पलाइन नंबर या ईमेल आईडी के माध्यम से जहां रिपोर्ट करने वाले की पहचान उजागर न हो। गुमनाम रिपोर्टिंग को कैसे प्रोत्साहित करें? एक गोपनीय हेल्पलाइन नंबर या ईमेल आईडी के माध्यम से जहां रिपोर्ट करने वाले की पहचान उजागर न करें। प्रश्न संख्या 76, प्रतिशोध के खिलाफ सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें? एक स्पष्ट नीति बनाकर की रिपोर्ट्स के साथ कोई दुर्व्यवहार या उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाए और इस नीति का सख्ती से पालन करें। प्रश्न संख्या 77, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन कैसे करें? प्री और पोस्ट ट्रेनिंग टेस्ट, फीडबैक फॉर्म और कर्मचारियों के व्यवहार में बदलाव के अवलोकन के माध्यम से। प्रश्न संख्या 77, प्रशिक्षण और कार्यक्रमों का मूल्यांकन कैसे करें? प्री और पोस्ट ट्रेनिंग टेस्ट, फीडबैक फॉर्म और कर्मचारियों के व्यवहार में बदलाव के अवलोकन के माध्यम से। बाहरी सूचना स्रोत, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन सोर्स कौन से हैं? भ्रष्टाचार धारण सूचना, सीपीआई, विश्व बैंक की रिपोर्ट और मीडिया में समाचार। प्रश्न संख्या 79, एबीएमएस को उद्यतन अपडेट कब करना चाहिए? जब कानून बदले, संगठन का ढांचा बदले या जोखिम आकलन में कोई बड़ा बदलाव आए। प्रश्न संख्या 80, एबीएमएस की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? शीर्ष प्रबंधन की सच्ची प्रतिबद्धता और एक मजबूत नैतिक संस्कृति। अब भाग 4 में आ गए हम, विविध और उन्नत। प्रश्न संख्या 81 से 100 तक इसमें डिस्कस करेंगे। एफसीपीए का पूरा नाम क्या? फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट है, अमेरिकी विदेशी भ्रष्टाचार अभ्यास अधिनियम। एफसीपीए का पूरा नाम क्या है? फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट, अमेरिकी विदेशी भ्रष्टाचार अभ्यास अधिनियम। यूके ब्राइबरी एक्ट क्या है? यूनाइटेड किंगडम का भ्रष्टाचार विरोधी कानून, जिसे दुनिया के सबसे सख्त कानूनों में से एक माना जाता है। यूके ब्राइबरी एक्ट क्या है? यूनाइटेड किंगडम का भ्रष्टाचार विरोधी कानून, जिसे दुनिया के सबसे सख्त कानूनों में इसे एक माना जाता है। प्रश्न संख्या 83, आईएसओ 37001 और कानून के बीच क्या संबंध है? आईएसओ 37001 कानूनी आवश्यकताओं का स्थान नहीं लेता है, बल्कि यह उनका पालन सुनिश्चित करने में मदद करता है। प्रश्न संख्या 83, आईएसओ 37001 और कानून के बीच संबंध क्या है? आईएसओ 37001 कानूनी आवश्यकताओं का स्थान नहीं लेता है, बल्कि यह उनका पालन सुनिश्चित करने में मदद करता है। प्रश्न संख्या 84, एक छोटे संगठन के लिए एबीएमएस लागू करना कैसे संभव है? जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाकर और प्रक्रियाओं को संगठन के आकार के रूप में सरल बनाकर। प्रश्न संख्या 84, एक छोटे संगठन के लिए एबीएमएस लागू करना कैसे संभव है? जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाकर और प्रक्रियाओं को संगठन के आकार के अनुरूप सरल बनाकर। प्रश्न संख्या 85,
टोन टोन एट द टॉप से क्या अभिप्राय है? शीर्ष प्रबंधन का व्यवहार और संदेश जो पूरे संगठन के लिए नैतिक मानक निर्धारित करते हैं। प्रश्न संख्या 85, टोन एट द टॉप से अभिप्राय क्या है? शीर्ष प्रबंधन का व्यवहार और संदेश जो पूरे संगठन के लिए नैतिक मानक निर्धारित कर रहा है। प्रश्न संख्या 86, एक नैतिक संस्कृति एथिकल कल्चर कैसे विकसित करें? शीर्ष प्रबंधन के उदाहरण खुले संचार, पारदर्शिता और नैतिक व्यवहार को पुरस्कृत करने के माध्यम से। प्रश्न संख्या 87, एबीएमएस लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? कर्मचारियों की मानसिकता बदलना और यह सुनिश्चित करना कि वे नीतियों की कागजी कार्रवाई के बजाय गंभीरता से रहे। प्रश्न संख्या 88, डेटा एनालिटिक्स कैसे मदद कर सकते हैं? भुगतान, यात्रा और मनोरंजन के खर्च में डेटा संदिग्ध रुझानों रेड फ्लैग की पहचान करके। लाल झंडे रेड फ्लैग के उदाहरण दीजिए। एक आपूर्तिकर्ता का कैश में भुगतान मांगना, एक अधिकारी का अत्यधिक मनोरंजन स्वीकार करना, या कोई एजेंट कमीशन के रूप में असामान्य रूप से उच्च रकम मांगता है। आपदा प्रबंधन, क्राइसिस मैनेजमेंट में एबीएमएस की क्या भूमिका है? यह सुनिश्चित करना कि आपदा के दौरान भी रिश्वतखोरी के नियंत्रण ढीले न पड़े। प्रश्न संख्या 90, वित्तीय संस्थानों के लिए एबीएमएस क्यों विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? क्योंकि वह न मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानूनों जैसे पीएमएलए के अंतर्गत आते हैं और रिश्वत अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी होती हैं। प्रश्न संख्या 91, वित्तीय संस्थानों के लिए एबीएमएस क्यों विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? क्योंकि वे मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानूनों जैसे पीएमएलए के अंतर्गत आते हैं और रिश्वत अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी होती है। प्रश्न संख्या 92, आईएसओ 37000 2016 और आईएसओ 9001 2015 में क्या समानता है? दोनों उच्च स्तरीय संरचना एचएलएस पर आधारित है, जिनसे उन्हें एकीकृत करना आसान होता है। एकीकृत प्रबंधन प्रणाली इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? जब गुणवत्ता आईएसओ 9001, पर्यावरण आईएसओ 14001 और भ्रष्टाचार विरोधी आईएसओ 37001 जैसी कई मानक एक ही प्रबंधन ढांचे में शामिल हो जाते हैं तो उसे इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। प्रश्न संख्या 93, एकीकृत प्रबंधन प्रणाली इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? जब गुणवत्ता आईएसओ 9001, पर्यावरण आईएसओ 14001 और भ्रष्टाचार विरोधी आईएसओ 37001 जैसे कई मानक एक ही प्रबंधन ढांचे में शामिल हो जाते हैं तो उसे इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। प्रश्न संख्या 93, एकीकृत प्रबंधन प्रणाली इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? जब गुणवत्ता आईएसओ 9001, पर्यावरण आईएसओ 14001 और भ्रष्टाचार विरोधी आईएसओ 37001 जैसे कई मानक एक ही प्रबंधन ढांचे में शामिल हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 94, प्रमाणन ऑडिट के लिए तैयारी कैसे करें? सभी दस्तावेज तैयार करके, आंतरिक ऑडिट पूरा करके और कर्मचारियों और ऑडिट प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षित करके। प्रमाणन ऑडिट के लिए तैयारी कैसे करें? सभी दस्तावेज तैयार करके, आंतरिक ऑडिट पूरा करके और कर्मचारियों को ऑडिट प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षित करके। प्रश्न संख्या 95, सर्टिफिकेशन बॉडी का चयन कैसे करें? एक मान्यता प्राप्त एक्रेडिटेटेड और विश्वसनीय संस्था का चयन करें। प्रमाणन के बाद क्या करना चाहिए? निरंतर सुधार जारी रखना, निगरानी ऑडिट के लिए तैयार रखना और एबीएमएस को जीवंत बनाए रखना। एबीएमएस की लागत, कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या है? यह संगठन के आकार और जटिलता पर निर्भर करता है, लेकिन यह रिश्वतखोरी से होने वाले संभावित नुकसान, जुर्माना, प्रतिष्ठा की क्षति से कहीं कम है। प्रश्न संख्या 98, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई कैसे मापें? जुर्माने से बचत, जो नदबंदों की हानि से बचत और ब्रांड मूल्य में वृद्धि के माध्यम से। प्रश्न संख्या 90, क्या आईएसओ 37001 प्रमाणन अनिवार्य है? नहीं, यह पूरी तरह से स्वैच्छिक है, लेकिन यह संगठन की विश्वसनीयता साबित करने की एक शक्तिशाली तरीका है। प्रश्न संख्या 100, भारत में एबीएमएस की क्या प्रासंगिकता है? भारत में एबीएमएस एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम की क्या प्रासंगिकता है? उत्तर, भारत में भ्रष्टाचार विरोधी कानून जैसे पीसी एक्ट, लोकपाल अधिनियम
के मद्देनजर ISO 37001 कंपनियों को कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने और ईमानदार ब्रांड छवि बनाने में मदद करता है। भारत में भ्रष्टाचार विरोधी कानून जैसे PC एक्ट, लोकपाल अधिनियम और के मद्देनजर ISO 37001 कर्मचारियों को कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने और ईमानदार ब्रांड की छवि बनाने में मदद करता है। तो ये प्रश्नोत्तर थी आपको भ्रष्टाचार विरोधी प्रबंधन प्रणाली ABMS एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट ISO 37001 की व्यापक समझ हासिल करने में मदद करती है। तो गाइस, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।